चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी एरिया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते थे फाई से। ठीक है, और फाई इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग? ई डॉट ए। ठीक है, याद आ गया आप लोगों को? अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या? ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा है मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक एरिया के परपेंडिकुलर जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस ये कहलाती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसे भी फाई से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है, बस ई की जगह आपको लिखना है बी। ठीक है, बी इंटू एरिया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, देखो आपको मालूम है एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? उसके परपेंडिकुलर। ठीक है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गई एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, इसको थोड़ा समझ लो आप लोग। देखो ये कॉइल आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं इस तरफ से, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से। ठीक है ना, एरिया की डायरेक्शन आप लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है ना, ये होगी एरिया की डायरेक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप यहां से देखने वाले हैं तो ये वाली होगी एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, और इसी तरह से निकल रही है मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस और एरिया के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। ठीक है, तो फाई होता है बी डॉट ए, बी इंटू ए। अब आप ये देखो, अगर दोनों के बीच में कोई एंगल हो, ठीक है, एरिया ये है, मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जा रही बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब आप बी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक एरिया की डायरेक्शन में कितना होगा? बी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स कौन सा होगा? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो हम लोग फाई को कैसे लिख सकते हैं? बी डॉट ए। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट ए। ये कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। दोनों स्केलर क्वांटिटी होंगी। क्यों होंगी? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यहाँ पे पहले आ गया नंबर। ठीक है, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जाने वाली मैग्नेटिक लाइनों की संख्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, ऐसा यूनिट है वेबर, और सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। और 1 वेबर इक्वल टू 10 टू दी पावर 8। तो अब हमें पढ़ना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडे के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? whenever there is a relative motion between coil and magnet, then an induced EMF set up between two ends of coil, ठीक है, and an induced current is flow. This phenomena is called electromagnetic induction. जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, वही है फैराडे फर्स्ट लॉ। जब कभी कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होगा? इसके दोनों एंड पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कहलाता है फैराडे फर्स्ट लॉ। सबको बात समझते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और आप इसको पास में लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो नॉर्थ अगर पास में आएगा तो ये नॉर्थ के आने का अपोज करेगा,
और अपोज करने के लिए इसके पास में जनरेट हो जाएगा नॉर्थ और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा साउथ, ठीक है ना। और मान के चल रहा है कि नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो हो रही है तो करंट इस टाइप से फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें एरो कैसा आ जाएगा, इस तरह का। ये बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर नॉर्थ को पास में लाओगे तो नॉर्थ के पास आने का ही अपोज करती है, इसकी टेंडेंसी होती है। आगे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप नॉर्थ को इससे दूर लेके जा रहे हैं तो दूर ले जाने का भी अपोज करेगा। अब दूर का अपोज कैसे होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा साउथ और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है ना। अब करंट इस तरह से फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, अब अगर आप साउथ को कॉइल के पास में लेके आ रहे हैं, नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ का अपोज और साउथ आएगा तो साउथ का अपोज, ठीक है। देखो साउथ आएगा तो साउथ का भी अपोज होगा। कैसे होगा, यहां पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा साउथ और यहां पर हो जाएगा नॉर्थ, इस तरह से करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब आप इसमें देखो, अगर साउथ दूर जाएगा तो साउथ के दूर जाने का अपोज कैसे, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, करंट इस तरह से फ्लो होगी। देखो फैराडे सेकंड लॉ में क्या है, फर्स्ट लॉ में ये तो बताया था कि जब कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन हो तो उसके दोनों एंड पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ साथ एक करंट फ्लो होगी, ठीक है। इस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। यहाँ तक बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप इसकी बात देखो, फर्स्ट लॉ में ये नहीं बताया था कि इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, तो इसके लिए उन्होंने दिया सेकंड लॉ, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी। बात समझ में आ रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आएगा के डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। ऐसा यूनिट में के की वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा E इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे लिया गया माइनस, ठीक है। या आप कह सकते हो के की वैल्यू होती है -1, ईएमएफ फ्लक्स चेंज का अपोज करता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ चुका है, E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। अब फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी ओवर डी टी। फाई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो E इक्वल टू आ जाएगा। अब आप ये देखो, अगर कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, तो माइनस ए डी बी ओवर डी टी। और अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है तो फाई की वैल्यू होगी एन बी ए। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है तो एन बी ए, तो यहाँ पर आप n बाहर ले आओ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। E इक्वल टू ये, ठीक है। चार्ज की वैल्यू टाइम पर डिपेंड नहीं करती, जबकि करंट और वोल्टेज की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। टाइम इंटरवल जितना कम होगा, मतलब जितना ज्यादा इस पर रिलेटिव मोशन आप कराओगे, जितना स्पीड से इसको लेके आओगे, उतना अधिक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, लेकिन चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक और साइंटिस्ट थे लेंज, ठीक है ना। इन्होंने अपना एक अलग लॉ दिया था, लेंज लॉ, ठीक है ना। लेंज लॉ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लेंज गिवन ए लॉ कॉल्ड लेंज लॉ, ठीक है। अब लेंज लॉ क्या 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 होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज फ्रॉम व्हिच इट जनरेट, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस टाइप की होती है कि वह उसी कॉज का अपोज करे जिस कॉज के कारण वो जनरेट हुई हो,
ठीक है ना। और ये लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो अब आपको यहाँ पे कुछ कॉइल और मैग्नेट की कंडीशन दिखाई जा रही। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये देखो इसमें क्या जनरेट हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये नॉर्थ के पास आने का अपोज करेगी, ठीक है ना। तो ये अपने आप यहाँ पर इसका जो फ्रंट है इसमें अपने आप नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ का अपोज करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर ये कॉइल इसके पास आएगी, ठीक है ना, पास आने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने से इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, तो वह उसी का अपोज करेगी। अपोज कैसे करेगी, जब इसके फ्रंट पर नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ नॉर्थ का अपोज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप इस कॉइल को दूर ले जाने लगे, नॉर्थ पोल इससे दूर ले जा रहे हैं, तो जब दूर ले जाओगे तो अभी अपोज करेगी। तो दूर जाने का अपोज कैसे पॉसिबल है, जब यहाँ पर साउथ बन जाए, ठीक है ना। नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो पास आ रही है तब भी अपोज, दूर जा रही तब भी अपोज। अगर साउथ को पास पाएंगे तो साउथ के पास आने का अपोज, ठीक है ना, यहाँ बन जाएगा साउथ। और अगर साउथ दूर जा रहा है तो साउथ के दूर जाने का अपोज, तो यहाँ बन जाएगा नॉर्थ। ठीक है, इतनी बात मेरे समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है बताओ। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है ये भी देख लो। अगर आप नॉर्थ को इसके पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर सामने वाला ये नॉर्थ बन गया तो नॉर्थ को नॉर्थ के अगेंस्ट लाने में वर्क करना होगा कि अपने आप होगा, ये बता दो। वर्क की डेफिनेशन आपको बताए थे, अगर कोई भी काम जबरदस्ती करना पड़ता है तो वो कहलाता है पॉजिटिव वर्क, और काम अपने आप हो जाए तो वो कहलाता है नेगेटिव। जैसे ये चौक है, हमने छोड़ दी, अपने आप कहाँ चली गई, नीचे। इसको पकड़ के अगर हम नीचे ला रहे होते तो हमारा वर्क कैसा होता, नेगेटिव। जहां जाना चाहती है वहीं ले जाओ, वर्क होगा नेगेटिव। और अगर हम इसको ऊपर लेके जाते, हमें मेहनत करनी पड़ती, वर्क कैसा होता, पॉजिटिव। ठीक है, जहां तक बात क्लियर है। देखो अब ये यहाँ पर नॉर्थ को पास लेके आ रहा है, अगर ये नॉर्थ बन जाएगा तो नॉर्थ नॉर्थ को आने से रोकेगा, ठीक है ना। आप फिर भी इसको लेके आ रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो इसका एक तरीका है, इसमें आप एन बनाओ, ठीक है, और एन को थोड़ा डिजाइनर एन बना लो, थोड़ा सा इस टाइप से डिजाइन बना लो, ऐसा बना सकते हो एन, ठीक है ना। और इसके जो दो साइड दिख रहे हैं यहाँ पर तो एरो लगा दो, ठीक है ना। तो अगर एन है तो करंट कैसे, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें करंट कैसी फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और साउथ तो वैसे ही अपने आप में डिजाइनदार होता है, ठीक है ना। इसके दो एंड पर एरो लगा दो तो करंट कैसी फ्लो होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहाँ पर साउथ है तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और यहाँ पर नॉर्थ है, करंट कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में आप जो वर्क कर रहे हैं वही वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने जो भी आपने काम किया, आपने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। आपका वर्क करना मतलब कहलाएगी मैकेनिकल एनर्जी, और इसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। ये ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नेट को ऐसे लेके जा रहा है, कॉइल है ये, मैग्नेट आप ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। नौ क्वेश्चन आपका ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक अनइवन कॉइल रखी है, इस तरह की कोई कॉइल रखी है, ठीक है ना। अब आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं और आपने इसको परफेक्ट सर्कुलर बना दिया, ठीक है ना। देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या याद रखना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड हो, अगर कहीं पर, इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है, ये एरो बना दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड हो और फ्लक्स बढ़ रहा हो, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आती है क्लॉकवाइज, ठीक है।
अगर ये दो रूल सेटिस्फाइड हो रहे हों तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आती है क्लॉकवाइज, और अगर इसका एक भी उल्टा हो तो डायरेक्शन हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आप याद रख लो डायरेक्ट। ठीक है, ये रूल आप याद रख लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इस केस में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा गिवन है आपको, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड है कि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये हमें याद रखना है, ये रूल हमें याद रखना है, ये हमने याद रख लिया। अब क्वेश्चन से कंपेरिजन करो, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना, फ्लक्स बढ़ेगा कि कम होगा। देखो ये कॉइल का शेप ऐसा है, अब आपने इसको खींच खींच के परफेक्ट सर्किल बनाया, तो आप ये बताओ ये कॉइल बड़ी हो जाएगी कि छोटी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी तो जाना लाइनें इसमें से पास होगी, मतलब फ्लक्स से बढ़ जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपका जो रूल है उससे कंपेरिजन करो, ठीक है ना। इस रूल से एक उल्टा है तो आंसर क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर दोनों उल्टे होते तो फिर से क्लॉकवाइज, उल्टे का उल्टा फिर सीधा। ठीक है, देखो एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही आई, इसके पास एक स्क्वायर लूप रखा है और लूप को आप वायर से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द स्क्वायर लूप। देखो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो राइट हैंड का थंब रखो यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को यहाँ पर रखो, ऑटोमेटिक कहाँ जा रही, अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब आप ये देखो, ये कॉइल को दूर लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। कॉइल को दूर लेके जा रहा है तो फ्लक्स कम होगा कि फ्लक्स बढ़ेगा, जितना दूर लेके जाओगे उतना फ्लक्स कम होता जाएगा। ठीक है ना, ये कम होता जाएगा। दोनों उल्टे हो गए तो फिर से करंट क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो होगी इसमें, क्लॉकवाइज। देखो एक रेक्टेंगुलर लूप है और रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है और ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और फिर इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। 3 केस आपको दिखाई जा रहे हैं। फर्स्ट केस में ये इसके आउटसाइड है, ठीक है ना, और ये एंट्री लेता है। फर्स्ट केस को आप एंट्री लेता हुआ मानना, ठीक है ना। सेकंड केस में ये पूरी तरह से इसके अंदर होता है, सेकंड केस में ये इसके पूरी तरह से अंदर होता है, और थर्ड केस में ये इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, ये है थर्ड केस। फर्स्ट केस कौन सा था, ये धीरे धीरे इसके अंदर एंट्री लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों केस में फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, व्हेन ए रेक्टेंगुलर लूप मूव विद वेलोसिटी v and enter in perpendicular magnetic field, ठीक है, and cross the magnetic field, find the direction of induced current in 3 cases। ठीक है, एक बार देख लो इसको अच्छे से। देखो बेटा, फर्स्ट केस ये है कि इसके अंदर एंट्री ले रहा है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड तो तीनों केस का मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर अपवर्ड है, और जैसे ही इसके अंदर एंट्री लेगा फ्लक्स बढ़ेगा कि फ्लक्स कम होगा। पहले इतना फ्लक्स, कितनी लाइनें जा रही है, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, अब और लाइनें जा रही, ठीक है ना, फ्लक्स बढ़ेगा। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में ये बाहर निकल रहा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर अपवर्ड है, फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो जितनी लाइनें इसके अंदर एंट्री करने पर निकल रही होंगी, हर जगह उतनी ही लाइनें निकल रही होंगी, लाइनों की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना,
यहाँ ये बात से मतलब नहीं होता है कि फ्लक्स ज्यादा है कि कम है, फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सेकंड केस में फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो लेकिन फ्लक्स में नो चेंज, ठीक है। और फ्लक्स में अगर चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगी, और जब इंड्यूस्ड करंट ही फ्लो नहीं होगी तो उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। एक आपके पास कॉइल है, आउटर कॉइल इनर कॉइल, आपने एक स्विच लगा दिया, स्विच को आपने ऑन किया, स्विच ऑन करने के जस्ट बाद ए में इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, स्विच ऑन करने के बहुत देर बाद ए में इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, और स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने के जस्ट बाद ए में इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, स्विच ऑन करने के जस्ट बाद इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना। ये करंट जा रही परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फर्स्ट केस में, ठीक है। स्विच ऑन किया, करंट पहले फ्लो नहीं हो रही थी, अब करंट फ्लो होने लगी, मतलब करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। स्विच ऑन करने की बहुत देर बाद, स्विच ऑन है, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगी, सेकेंड केस में नो करंट, ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस देखो, स्विच ऑन था, अब आपने थर्ड केस में स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन था तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कैसा प्रोड्यूस होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने से क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और फ्लक्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज,